कहानी की शुरुआत होती है। हमें डीमंस और इंसानों की जंग को दिखाया जाता है। वही दूसरी तरफ हम एक स्क्वाड को देखते हैं जो कि डीमन किंग के चैम्बर की तरफ ही जा रही होती है। वो अपने सामने आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर कोई अपने फायर मैजिक से अटैक कर देता है। हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं। यह बंदा भी अपने साथियों को बता रहा होता है, तुम यहाँ से जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। हम देखते हैं हमारा हीरो और ये लड़की डीमन किंग के चैम्बर में आ जाते हैं। वैसे हमारे हीरो का नाम है काय और अब वो दोनों अपने सामने एक अजीब सा क्रिस्टल को देखते हैं, लेकिन तभी काय के ऊपर अटैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है। उस अटैक की वजह से काय वहीं पर जख्मी हो जाता है। हम देखते हैं उसकी तरफ और भी ज्यादा फायर बॉल्स आ रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लड़की अपनी बैरियर की मदद से काय को बचा लेती है। लेकिन वो अटैक काफी पावरफुल है। वो लड़की वहीं पर खत्म हो जाती है और अब काय के सामने डीमन किंग आ जाता है, जो कि अब सीधे ही काय के ऊपर अटैक कर देता है। काय उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, लेकिन डीमन किंग के अटैक काफी पावरफुल है। काय उन्हें बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पा रहा होता है और अब काय अपने स्पेशल स्किल का यूज करता है। डीमन किंग भी उसी के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन काय उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था और वो सीधे ही अपनी तलवार को डीमन किंग के अंदर घुसा देता है और अब डीमन किंग वहीं पर खत्म हो जाता है। काय भी अपने मन में सोच रहा होता है ये जंग यहीं पर खत्म होती है। यहाँ तक इस जंग में मैंने अपने परिवार और अपने सभी दोस्तों को खो दिया है। और अब काय के सामने एक अजीब सी रोशनी आती है। वो उसी की तरफ जा रहा होता है और अब वो उस क्रिस्टल को जैसे ही पकड़ता है, वहाँ पर एक मैजिक सर्कल अपेयर हो जाता है और अब काय की आंखें जैसे ही खुलती है, वो अपने आप को अपने रूम में पाता है। काय को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है। वो अपने घर के बाहर अपनी गाँव को देखता है, जो कि थोड़ी देर पहले जलकर राख हो चुका था। काय को लग रहा था कि वो सपना देख रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम लीजे है। लीजे अब कायल से बोलती है खाना तैयार है। वो कायल से ये भी पूछती है अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, लेकिन तभी कायल उसे अपने गले लगा लेता है। काय को लग रहा था कि वो सपना देख रहा है, लेकिन लीजे तो शर्म के मारे लाल हो चुकी थी और लीजे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और अब इसी चक्कर में वो दोनों बेड पर आकर गिर जाते हैं और कायल इससे पहले और कोई गंदी हरकतें करे, लीजे उसे पेट पर एक पंच मारती है, जिससे कि वो दूर जाकर बेड पर गिरता है। लीजे भी उससे बोल रही होती है तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, बस मैं इन सभी चीजों के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। वो कायल को ठरकी बोलकर यहाँ से चली जाती है और अब कायल को भी समझ आ चुका था कि वो कोई भी सपना नहीं देख रहा है। कायल अपने सामने उसी रेड क्रिस्टल को भी देखता है, जो कि उसने डीमन किंग के कासल में देखा था। काय अपनी शक्ल को आईने में देखता है। वो नोटिस करता है मेरी उम्र तो अब काफी कम लग रही है, हालांकि मैं अब थोड़ा सा जवान भी लग रहा हूँ। वैसे ये सब चल क्या रहा है और लीजे भी अभी जिंदा है। क्या मैं अपने पास्ट में आ चुका हूँ और क्या ये सब इसी क्रिस्टल की वजह से हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तभी काय को भूख लगने लगती है और अब काय अपने रूम के बाहर आता है, जहाँ पर वो टेबल के ऊपर बहुत सारे डिशेस को देखता है और उसे पता चल जाता है कि ये सभी चीजें लीजे ने उसके लिए बनाई थी। वो लीजे के बनाए हुए खाने को खाता है, जो कि उसे काफी पसंद आता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं काय ने पूरे टेबल को ही खाली कर दिया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है और वो भी लीजे के बनाए हुए खाने को खाना चाहता था, लेकिन वो देखता है काय ने पहले ही खाने को साफ कर दिया है। बस इस बंदे का नाम चिरोन है। चिरोन बोल रहा होता है बस लीजा ने मतलब बहुत ही प्यार से खाना बनाया था, साले तुमने उसे पहले ही खत्म कर दिया। लेकिन काय बात को घुमाते हुए चिरोन से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये कौन से साल के कौन से महीने का कौन सा दिन है। चिरोन बोलता है साले तो ये भी भूल गया। चिरोन उसे बताता है ये सन 2823 के 5वें महीने का 24वां दिन है। काय इस पर हैरान हो जाता है। काय को भी अब रियलाइज हो चुका था कि वो टाइम में 4 साल पीछे आ चुका है और वैसे आज काय का बर्थडे है। चिरोन भी बोलता है चलो मैं मान लेता हूँ ये खाना तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट था। और अब नेक्स्ट दिन में काय अपनी मोम की लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पर वो अपनी मोम को देखकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि कुछ देर पहले काय की मोम जंग के दौरान मारी जा चुकी थी। लेकिन काय अपनी मोम को देखकर खुश भी था। वो अपनी मोम से पूछता है क्या आप अभी तक किताबें पढ़ रही है। काय की मोम बोलती है क्या सुबह हो चुकी है, मैं किताबें पढ़ने में बहुत ही बिजी थी कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा। वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो। काय वो अपनी मोम से पूछता है क्या आप मुझे मैजिक के बारे में कुछ बता सकते हो। वो अपनी मोम की काफी ज्यादा तारीफें कर रहा होता है। काय की मोम भी अब राजी हो जाती है। काय पूछता है क्या कोई ऐसा मैजिक है जिससे कि हम टाइम ट्रेवल कर सके। काय की मोम बोलती है हाँ ऐसा मैजिक असल में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो मैजिक काफी ज्यादा सीक्रेट है, उसे यूज करने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में पावर चाहिए। काय की मोम बोलती है अगर इस दुनिया के सबसे पावरफुल मैजिशियन भी अपनी पूरी पावर लगा दे तो वो 1 सेकंड भी पीछे नहीं जा पाएंगे। काय पूछता है क्या किसी चीज से ये पॉसिबल है। उसकी मोम बोलती है क्या तुम्हारा मतलब कोई पत्थर से है। हाँ ऐसा पॉसिबल तो है, लेकिन उसके लिए काफी मैजिकल एनर्जी लगेगी। काय पूछता है क्या इसके लिए कोई खुफिया तकनीक है, जिस पर कि उसकी मोम बताती है हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें इस महाद्वीप के आधे लोगों को सेक्रीफाइस करना होगा। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका है। उसकी मोम एक किताब दिखाते हुए काय से बोलती है इस ड्रैगन के दिल की मदद से टाइम ट्रेवल पॉसिबल है और वैसे भी ड्रैगन के दिल में इतनी मैजिकल पावर है जैसे कि कोई भी टाइम में पीछे जा सकता है और इसे पिछले हजारों सालों से कहीं पर भी नहीं देखा गया है। हो सकता है किसी डीमन के पास हो, लेकिन काय अपनी मोम को कैसे पता है कि वो ड्रैगन का दिल उसके पॉकेट में ही रखा हुआ है। काय की मोम भी बोलती है बहुत टाइम बाद हमने साथ मिलकर टाइम स्पेंड किया है, तुमने अपनी तलवारबाजी की ट्रेनिंग भी छोड़ दी, मुझे तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम फ्यूचर से आए हो। मैं मजाक कर रही थी, वैसे मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। लीजे ने हमारे लिए कुछ स्पेशल बनाया होगा, जिस पर काय उन्हें बताता है वो खाना मैं पहले ही खा चुका हूँ। उसकी मोम इस पर हैरान हो जाती है, लेकिन उसकी मोम
बोलती है वैसे आज तुम्हारा बर्थडे है, मान लो वो खाना तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट था। नेक्स्ट सीन में कहीं पर बैठा होता है, वो ड्रैगन के दिल को देख रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर लीजे भी आ जाती है। कायल सुबह की बदसलूकी के लिए लीजे से माफी मांगता है और लीजे उसे माफ भी कर देती है। लीजे अब कायल को हैप्पी बर्थडे विश करती है। वही अब कायल भी अपने मन में सोच रहा होता है हमारा गाँव दानवों की सरहद के काफी पास है, इसलिए दानवों ने सबसे पहले हमारे गाँव पर अटैक किया जिसमें कि लीजे मारी गई। उसी दिन कायल ने कसम खाई थी कि वो लीजे का बदला जरूर लेगा, लेकिन तभी लीजे कायल को जगा देती है। क्या तुम होश में हो? वैसे तुम्हारी तबीयत ठीक है? कायल उससे हाँ बोलता है। वही अब कायल भी अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पर किसी को भी नहीं पता है कि और 3 साल बाद क्या होने वाला है। डीमंस और इंसानों की जंग दोबारा से होगी जिसमें कि सभी मारे जाएंगे और अगर इस जंग में मैं कुछ भी नहीं कर पाता तो मैं इस बार भी सभी को खो दूंगा। कायल अब कसम खाता है कि वो आने वाले फ्यूचर को चेंज करेगा। और अब नेक्स्ट सीन होता है नाइट का, जहाँ पर कायल एक किताब में भविष्य में होने वाली चीजों को लिख रहा होता है जिससे कि उसे आगे के प्लान बनाने में दिक्कत नहीं होगी। कायल ये भी बोल रहा होता है आज से 3 साल बाद डीमंस और इंसानों की जंग होगी जिसमें यहाँ के सभी लोग मारे जाएंगे और मुझे उस डीमन किंग को भी हराना है और इसके लिए मुझे पहले से ही प्रिपेयर होना होगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं कायल को जो कि शॉट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो अपनी पावर की मदद से नकली डीमन किंग को बनाता है। वो डीमन किंग अब कायल के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन कायल उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था। कायल भी सोच रहा होता है जंग को बस 3 साल ही बचे हैं और मैं अपनी इस कमजोर बॉडी के साथ डीमन किंग से फाइट नहीं कर सकता। मुझे फिजिकल और मैजिकल एबिलिटीज चाहिए। लेकिन तभी कायल की एबिलिटीज बढ़ने लगती है। कायल भी इस पर हैरान था। कायल अब डीमन किंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन डीमन किंग का एक अटैक कायल को बहुत ही दूर फेंक देता है। कायल सोच रहा होता है अभी भी मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। वही हम दूर खड़े चिरोन और लीजे को भी देखते हैं। वो वारी की सभी हरकतों को देखकर हैरान थे, लेकिन तभी वहाँ पर चिरोन की मोम आ जाती है। वैसे चिरोन की मोम का नाम लैला है। लैला बोलती है मेरा नालायक बेटा भी यहाँ पर है, लेकिन वो काय को भी नोटिस करती है। वो लीजे से पूछती है वैसे काय इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है, जिसमें कि लीजे उसे बताती है कुछ दिन पहले तो कायल की आंखें भी नहीं खुल रही थी, लेकिन आंखें खुलने के बाद से कायल बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा है। लैला बोलती है इसका एक ही कारण है लड़की का चक्कर, जिसे सुनकर लीजे काफी गुस्सा हो जाती है। वही इधर कायल भी बोल रहा होता है वैसे मेरी पीठ में इतनी जलन क्यों हो रही है, लेकिन तभी वहाँ पर लीजे भी आती है। वो कायल का कॉलर पकड़ते हुए बोल रही होती है कौन है वो लड़की। कायल को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। लीजे भी बोल रही होती है कौन है वो चुड़ैल। और अब नेक्स्ट सीन होता है कायल के घर का, जहाँ पर लीजे ने माफी के तौर पर कायल के लिए अच्छे अच्छे खाने की डिशेस बनाई होती है। कायल अब लैला से भी पूछता है वैसे ऐसा कौन है जो कि सभी मुल्कों पर जोर डाल के अपनी बातों को मनवा सकता है, जिसमें कि लैला बोलती है इसमें डॉब्स, पुजारी, योद्धा और बाकी सभी भी आते हैं। कायल भी समझ जाता है इन 3 साल में मैं जो बन सकता हूँ वो है एक योद्धा। वहाँ बैठे सभी लोग भी कायल की अजीब हरकतों को नोटिस कर रहे होते हैं। हमें कायल के ऊपर नजर रखनी होगी। वही कायल भी अपने मन में सोच रहा होता है चक्कर क्या है, मेरी पीठ में जलन क्यों हो रही है। और हमने एक सीन में हम देखते हैं कायल बहुत सारी किताबों को पढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर चिरोन भी आ जाता है। चिरोन अब कायल से बोलता है क्या तुम सच में एक योद्धा बनना चाहते हो। कायल इस पर हाँ बोलता है। इसके लिए वो चिरोन से सलाह मांगता है, जिसमें कि चिरोन उसे बताता है तुम जाकर डीमन किंग को हराओ। जिसमें कि कायल बोलता है अगर मैं डीमन किंग को हरा सकता तो क्या मैं यहाँ पर बैठा होता। कायल उससे पूछता है वैसे एक असल योद्धा को कैसा होना चाहिए। चिरोन बोलता है एक असल योद्धा ताकतवर और पावरफुल होना चाहिए। कायल बोलता है ऐसा नहीं, एक असल योद्धा के पास काफी ज्यादा पैसा होना चाहिए, क्योंकि घूमने फिरने और एडवेंचर में पैसा लगता है। दूसरी चीज है कनेक्शन, अगर पैसे के साथ कनेक्शन भी हो तो हम बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं। और तीसरी चीज है अच्छी किस्मत। मैं ऐसी वैसी किस्मत की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ऐसी किस्मत जो कि मुसीबत के टाइम पर हमारे काम आ सके। और अब चिरोन भी वहाँ से चला जाता है। और अब नेक्स्ट दिन होता है मॉर्निंग, जहाँ पर लैला काय से बोल रही होती है क्या तुम कहीं पर जा रहे हो, क्या तुमने अपने मॉम डैड को बता दिया। काय इस पर हाँ बोलता है। लैला बोलती है वैसे घूमना फिरना भी जरूरी है, क्या तुम चिरोन को भी अपने साथ लेकर जा सकते हो। कायल बोलता है मैं इसके बारे में भी सोच ही रहा था, क्या ये जाने के लिए तैयार है। लैला बोलती है ये तुम्हारे 2 थप्पड़ तो खा ही लेगा। कायल बोलता है थप्पड़ों से काम नहीं चलेगा, मुझे एक बलि का बकरा चाहिए। चिरोन भी गुस्सा होते हुए बोलता है क्या मेरी कोई भी अहमियत नहीं है। और अब नेक्स्ट में हम कायल और लीजे को देखते हैं। लीजे कायल से पूछती है मैंने सुना है कि तुम सफर पर जाने वाले हो, वैसे तुम कहाँ पर जाओगे। कायल उससे बोलता है मैं सीधे ही रॉयल कैपिटल जाऊंगा। लीजे पूछती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। कायल उसे सीधे ही मना कर देता है, वहाँ पर खतरा हो सकता है। जिसमें कि लीजे उसे बताती है तुम चिरोन को भी अपने साथ लेकर जा रहे हो, वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊंगी और बस मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। जिसपे कि कायल उसे बताता है क्या तुम्हारी मॉम इसके लिए मान जाएंगी। वैसे वो नहीं चाहती कि तुम खतरे में पड़ो, लेकिन लीजे कुछ और बोल दी। उससे पहले कायल उसे किस कर देता है। और अब कायल लीजे से बोलता है मैं वादा करता हूँ कि सब
सफर से आने के बाद मैं तुम्हारे पास सबसे पहले आऊंगा। लीजे भी इस पर मान जाती है और अब अगले दिन हम देखते हैं लीजे काइल को शॉपिंग पर लेकर आई होती है, लेकिन लीजे अपने सामने एक एल्फ को देखती है। लीजे बोलती है वो कितनी ज्यादा सुंदर है, लेकिन काइल उसे देखकर हैरान था। वो उस एल्फ की तरफ ही जा रहा होता है। काइल उस एल्फ के पास जाकर उसका नाम एक्सेस बोलता है, जिसपे कि वो एल्फ गुस्सा होते है, बोलती है क्या बोला तुमने। लेकिन तभी काइल को रियलाइज होता है ये तो इसका सीक्रेट नेम है। वो एल्फ बोलती है वो तुम हो कौन। वो अपने हथियार को निकालने वाली होती है, लेकिन काइल अपने मैजिक का यूज करते हुए उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। काइल उस एल्फ को पकड़ लेता है, लेकिन पीछे खड़ी हम लीजे को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थी। लीजे बोल रही होती काइल मुझे पता है कि खूबसूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे जाकर चिपक जाओ। काइल उसे बताता है अगर मैं इसे नहीं पकड़ता तो ये गिर जाती। लीजे बोलती है क्या तुमने सभी का ठेका लेकर रखा है, मेरे हो तो है तुम्हारा ये हाल है, तुम्हारे पीठ पीछे क्या होगा, इसलिए अब तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। ऐसे में हम लीजे काइल और उस एल्फ को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं। काइल उस एल्फ से बोलता है वैसे आपका नाम मिस ऊषा है, जिसमें कि वो एल्फ गुस्सा होते हुए बोल रही होती है वैसे मेरा असली नाम मेरे माँ बाप को ही पता है, तो तुम्हें कैसे पता चला। काइल सोच रहा होता है मैं कैसे बताऊं, क्या उसे 3 साल बाद हमें प्यार हो जाएगा और तुम मुझे खुद ही अपना असली नाम बताओगी। काइल उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है वैसे आपसे हम इस एल्फ को ऊषा कहकर बुलाएंगे। ऊषा भी गुस्सा होते हुए बोल रही होती है वैसे क्या तुम्हें पता है कि किसी एल्फ का असली नाम उसके लिए कितना मायने रखता है। लेकिन तभी काइल ऊषा से बोलता है चलो हम एक समझौता करते हैं, जिस पर कि ऊषा भी हैरान थी क्या तुम समझौते के बारे में भी जानते हो। काइल बोलता है समझौते की शर्त ये होगी मैं तुम्हारा असली नाम कभी भी नहीं लूंगा। ऊषा बोलती है क्या तुम्हें पता है कि समझौता टूटा तो क्या होगा। काइल बोलता है मुझे पता है इसकी सजा मौत होगी, और अब ऊषा भी इस समझौते के लिए मान जाती है। वो उसे बताती है इस समझौते को हम अभी नहीं कर सकते, समझौते से पूर्णिमा की रात को बनाए जाते हैं, तुम अगली पूर्णिमा तक का वेट करेंगे। और अब नेक्स्ट सीन होता है अगले दिन का, जहाँ पर काइल रॉयल कैपिटल जाने के लिए तैयार था। उसके मॉम डैड भी उसे गुड बाय बोलते हैं, वो सभी भी अपने सफर पर निकल जाते हैं। जहाँ पर चिरोन भी वो सफर लाइन मारते हुए बोल रहा होता है एक खूबसूरत शादी हमारे साथ हो तो सफर सुहाना होता है। ऊषा भी बोल रही होती है ज्यादा लाइन मारने की जरूरत नहीं है। इधर अब लीजे भी काई से पूछती है हम तो रॉयल कैपिटल जाने वाले थे, लेकिन ये रास्ता तो कहीं और का है, जिसपे कि काई उन्हें बताता है पहले मैंने रॉयल कैपिटल जाने के बारे में ही सोचा था, लेकिन अब ऊषा हमारे साथ है तो पहले हम सनगार्ड पर्वत जाएंगे। काल उन्हें ये भी बताता है कि वहाँ पर खजाना है और वो उन्हें अपने तैयार किए गए नक्शे को भी बताता है। लीजे और चिरोन को तो विश्वास नहीं हो रहा था, उन्हें लग रहा था क्या कभी भी हमसे मजाक कर रहा है, शादी से किसने दोबारा से चूना लगा दिया है। लेकिन तभी ऊषा उस नक्शे को देखते हुए बोलती है इस नक्शे को आज से 1000 साल पहले एक मैजिकल ट्री ने बनाया था और अभी के टाइम पर इसे बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये नक्शा बिल्कुल ही असली है। लेकिन लीजे उस नक्शे को देखते हुए बोलती है ये जगह तो काफी ज्यादा बड़ी है तो वहाँ पर हम जाएंगे कैसे, जिस पर काई उन्हें बताता है मेरे पास जाने का दूसरा रास्ता है, हम वहाँ पर सुरंग बनाकर जाएंगे। नेक्स्ट में हम देखते हैं वो दोनों भी अब सुरंग के काम में लग जाते हैं। चिरोन भी अब काइल से बोलता है वैसे हम चलकर भी तो जा सकते हैं, जिस पर काइल उसे बताता है वहाँ पर काफी ज्यादा जाल बिछे हुए हैं और रास्ता बिल्कुल भूल भुलैया जैसा है, क्या तुम मुझे अभी भी बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन काइल भी अपने मन में सोच रहा होता है मैं कैसे बताऊं, मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ। लेकिन काइल उसे कुछ भी बहाना बना देता है और हमने एक सीन होता है नाइट का, जहाँ पर हम देखते हैं वो सभी लीजे के बनाए हुए खाने को खा रहे होते हैं और वो खाना उन सभी को काफी पसंद आता है। वही अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ऊषा ने उस पहाड़ों में एक हॉट स्प्रिंग बनाया होता है, लीजे और ऊषा उसमें आराम से नहा रहे होते हैं, वो दोनों वहाँ पर अपनी ही बात कर रहे होते हैं। लेकिन लीज नोटिस करती है उसके बैग पर एक दिल का टैटू बना होता है, जिसमें कि ऊषा भी शर्माने लगती है। वही हम दूसरी तरफ चिरोन और काय को भी देखते हैं। चिरोन बोल रहा होता है साले काय मुझे छोड़ दे, आज तो मैं दोनों लड़कियों को नहाते हुए तय कर ही रहूंगा और भगवान की कृपा से मेरे सालों की मन्नत अब पूरी हो रही है, सालों तो इसमें टांग मत अड़ा। लेकिन काय उसे बोल रहा होता है मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें अपनी माल पर नजर डालने नहीं दूंगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं काय को जो कि अपने काम को कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर ऊषा भी आ जाती है। वो काय से पूछती है वैसे तुम्हें योद्धा क्यों बनना चाहते हो, ये सब उसे लीजे ने बताया था और वैसे तुम चिरोन और लीजे को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। काइल उसे बहाना बनाते हुए बोलता है वैसे मैं अपनी फिटनेस को सुधारने में लगा हूँ। ऊषा भी बोलती है तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन तभी काइल को वहाँ का दरवाजा मिल जाता है, उस दरवाजे को जैसे ही तोड़ता है वो अपने सामने खजाने को देखता है। वहाँ खड़े सभी लोग भी इस खजाने को देखकर काफी हैरान थे। चिरोन उस खजाने को देखकर पागल ही हो जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है काइल को अपना मकसद पूरा करने के लिए इन सभी पैसों की जरूरत है, इसलिए काइल यहाँ पर आया है। लेकिन अब काइल मौका देकर वहाँ से निकल जाता है। वो अब किसी और जगह पर आ जाता है जहाँ पर काइल अपने सामने एक शॉर्ट को देखता है। वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश था। लेकिन तभी उस शॉर्ट से एक लड़की बाहर निकलती है। वो लड़की बोलती है इंसान तुम यहाँ पर, मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पर पहुँच भी पाओगे। और वे लड़की भी काई से बोल रही होती है मुझे तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना किया है। लेकिन काई उसका मुंह बंद करते हुए बोलता है चुप रहो मेरे दोस्त सुन लेंगे। लेकिन वो लड़की बोलती है क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। काई उसका मुंह बंद करते हुए बोलता है मुझे पता है तुम मैजिक क्वीन सिल्डोनिया हो। सिल्डोनिया से पूछती है बस तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता है। काइल उसे बताता है वैसे हम यहाँ पर तुम्हारे ट्रैप्स को पार करके नहीं आए हैं बल्कि हम शॉर्टकट लेकर यहाँ पर आए हैं। सिल्डोनिया पूछती है वैसे तुम हो कौन। काइल उसे बताता है तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। सिल्डोनिया
सेल्डोनिया भी अब उस रोड के अंदर चली जाती है और वो भी अपनी पावर का यूज करते हुए उस रोड को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। और सेल्डोनिया ने इस मैजिक के दौरान आई की पास्ट की चीजों को भी देख लिया था, लेकिन तभी वहाँ पर आई के साथी भी आ जाते हैं और अब काय भी सेल्डोनिया से बोलता है, मेरा दोस्तों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुम्हें बस एक छोटा सा नाटक करना हो। जैसे ही वहाँ पर वो सभी लोग आते हैं, काय भी बहुत ही बढ़िया नाटक कर रहा होता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं सेल्डोनिया लीजे की कुकीज को खा रही होती है और वो इसे पसंद भी आती है। लीजे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि सेल्डोनिया एक मैजिक क्वीन है। सेल्डोनिया ने ये भी बता दी है, अगर तुम सभी मेरे खजाने के लायक नहीं होते तो मैं इस पूरी कैब को ट्रिगर करके उड़ा देती, लेकिन तुम इन सभी चीजों को पार करके आए हो, इसलिए मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, तुम इस तलवार का यूज कर सकते हो। सेल्डोनिया ने ये भी बता दी है, तुम उस बैग को भी रख सकते हो, उस बैग का कनेक्शन सीधे ही खजाने वाले कमरे से है, वैसे तुम जितना चाहो उतना खजाना निकाल सकते हो। लेकिन अभी चिरोन सेल्डोनिया से बोलता है, कायल से अच्छी तलवारबाजी तो मैं कर लेता हूँ, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहती। लेकिन सेल्डोनिया उसे वहीं पर रिजेक्ट कर देती है और नेक्स्ट सीन में वो सभी रॉयल कैपिटल आ जाते हैं, जहाँ पर लीजे कायल से पूछती है, वैसे अब हम क्या करने वाले हैं, जिसमें कायल उन्हें बताता है, वैसे हमें खजाना तो मिल चुका है, तो आगे की जंग की तैयारी के लिए हम वेपन खरीदेंगे। नेक्स्ट में वो सभी वेपन स्टोर आ जाते हैं, वहीं पर हम एक बंदे को भी देखते हैं जो कि काय से बोल रहा होता है, तुम्हें इस दुकान के बारे में कैसे पता चला। लेकिन तभी काय को रियलाइज होता है, हमें इस दुकान के अंदर जाने से पहले यहाँ पर कुछ पैसे जमा करने होंगे। काय भी उसे 5 सोने के सिक्के दे देता है। नेक्स्ट में वो सभी उस वेपन स्टोर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो अपने सामने बहुत सारे वेपन्स को देखते हैं। ये तो सेल्डोनिया भी बोल रही होती है, ये तो मीनानिस के हथियार हैं। ये शॉप ओनर भी बोल रहा होता है, क्या आपने इन्हें पहचान लिया। वैसे भी मीनानिस बहुत ही कमाल के योद्धा थे और अब सेल्डोनिया शॉप के ओनर को बता रही होती है। वैसे भी मीनानिस काफी घमंडी था, मैं जब भी उसकी कमियां बताती थी वो बच्चों की तरह रोता था, लेकिन सेल्डोनिया और कुछ बकती उससे पहले ही काय आकर उसका मुंह बंद कर देता है। वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि सेल्डोनिया हजारों सालों से जिंदा है और उसे हर पुराने राजा और महाराजा के बारे में पता है। और अब वो शॉप ओनर कायल को ड्रैगन के लेदर कवच को दिखाता है, वो उसे बता रहा होता है ये आर्मर बहुत ज्यादा कैपेबल है, भले ही सर्दी गर्मी या फिर जहर हो, ये आर्मर उन सभी को सहन कर सकता है। और इसके अंदर फीनिक्स के पंखों को लगाया गया है और कायल भी उसे लेने के लिए मान जाता है। कायल लीजे उर्सा और चिरोन से भी बोलता है, तुम जो चाहो वो यहाँ से ले सकती हो। लीजे और उर्सा भी अपनी शॉपिंग में लग जाते हैं। इधर हम देखते हैं वही शॉप ओनर कायल को बहुत सारे स्टोन दिखा रहा होता है। कायल उन्हें देखकर बोलता है, तुम्हारे पास जितने भी स्टोन हो सारे पैक कर दो, यहाँ तक कि तुम्हारे पास जो भी पोशन हो वो भी सारे पैक कर देना। वो दुकान मालिक भी इस पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं उन सभी की शॉपिंग हो जाती है और अब कायल भी उन सभी लोगों से बोल रहा होता है, वैसे हमें कल सुबह यहाँ से निकलना होगा। चिरोन भी इस पर हैरान था, तो मुझे लड़कियों को लाइन मारने के लिए अभी जाना होगा। चिरोन वहाँ से निकल जाता है। इधर उर्सा भी लीजी को रॉयल कैपिटल घुमाने के लिए निकल जाती है। सेल्डोनिया भी वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन कायल उसे रोकते हुए बोलता है, अगर हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नेक्स्ट में हम उन दोनों को कहीं और ही देखते हैं। कायल भी अब सेल्डोनिया से पूछ रहा होता है कि हम फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। सेल्डोनिया को ये सवाल काफी अजीब लगता है। वो काय को बताती है, वैसे भी फ्यूचर कभी भी तय नहीं होता, टाइम वैसे भी सीधा नहीं चलता, वो पेड़ की टहनियों की तरह आड़ा टेढ़ा होता रहता है। इसका मतलब यह है कि तुमने बस एक टहनी से दूसरी टहनी पर छलांग मारी है और इसका सबूत ये ड्रैगन का स्टोन है। कायल भी बोलता है, अगर ऐसा रहता है तो हम फ्यूचर में आने वाले हालातों को चेंज कर सकते हैं। सेल्डोनिया भी इस पर हाँ बोलती है। वैसे कायल सेल्डोनिया से ये भी पूछता है, इस दुनिया में शायद ड्रैगन के 2 दिल है, इस पर सेल्डोनिया बोलती है हाँ, लेकिन इसके बारे में मेरी अलग थ्योरी है। ये एक फ्यूजन स्पेल की तरह है जिसका इस्तेमाल करना काफी खतरनाक है। अगर मैं तुमसे आसान शब्दों में कहूँ तो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसमें आत्माओं का फ्यूजन किया जाता है। तुम्हारे जन्म लेने से पहले ही तुम्हारी आत्मा की ताकत तय हो चुकी थी और हम पहले भी आत्माओं की ताकत पर रिसर्च कर चुके हैं और बस हमने 2 आत्माओं की ताकत को भी जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हम उसमें नाकामयाब रहे। और इस दुनिया में 2 कायल भी है और उनकी अलग अलग आत्माएं भी है, लेकिन अब वो आत्मा तुम्हारी हो चुकी है, उसकी सारी पावर्स भी तुम्हारी हो चुकी है और तुम्हें इसके बारे में पता भी नहीं चला। आई को भी अब याद आता है कि पिछली बार उसे किसी तरीके की पावर मिली थी। सेल्डोनिया उसे बताती है, अगर ऐसा ही चलता रहता है तो आने वाले समय में तुम फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग बन जाओगे और तुम बड़े से बड़े मैजिक का भी यूज कर सकोगे, लेकिन यह सिर्फ मेरी एक थ्योरी है। और अब नेक्स्ट सीन होता है नाइट का, जहाँ पर हम लीज और उर्सा को देखते हैं। वैसे आज पूर्णिमा की रात है। लीज अब उर्सा से पूछती है, क्या तुम सोने नहीं वाली, जिस पर उर्सा उसे बताती है, वैसे मैं हर पूर्णिमा की रात को काफी ज्यादा एंजॉय करती हूँ, तो मैं आराम से ही सोऊंगी। और अब उर्सा भी अपने सफर के बारे में ही याद कर रही होती है। वैसे लीज है एक अच्छी लड़की है और सेल्डोनिया के पास काफी नॉलेज है, मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे चिरोन एक मजाकिया लड़का है। जहाँ तक बात है काय की, वो काफी अजीब है, लेकिन तभी लीज नींद में चिल्ला रही होती है। वो आई के नाम को ही जप रही थी, लेकिन तभी उर्सा को कुछ याद आता है। और अब नेक्स्ट में हम देखते हैं काय को, जो कि अपनी ट्रेनिंग करके काफी ज्यादा थक गया होता है, लेकिन तभी आई के पास उर्सा भी आ जाती है। उर्सा आई से बोलती है, आई आज पूर्णिमा की रात है और हमें उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना होगा। आई बोलता है, मैं तो भूल ही गया था, लेकिन क्या हम ऐसे किसी और दिन नहीं कर सकते। उर्सा उसे बताती है, फिर इसके लिए हमें 1 महीना इंतजार करना होगा। वैसे ये मेरे असली नाम का सवाल है, इसलिए मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को अभी करना होगा। और उर्सा भी हमें इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रही होती है,
जिन दो लोगों के बीच ये कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जिंदगी भर साथ में रहते हैं, बिल्कुल एक शादी की तरह। और वैसे मैंने सोचा नहीं था, जिससे मैं 15 दिन पहले मिली थी उससे मुझे कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। इधर ऊर्जा की सारी तैयारियां हो गई थी, लेकिन इधर हम काय को देखते हैं जो कि सो रहा होता है। ऊर्जा उसे उठाती है और अब ऊर्जा भी अपने कॉन्ट्रैक्ट की सारी प्रक्रिया को शुरू कर देती है। वही अब काय भी अपने मन में सोच रहा होता है, ये बिल्कुल पिछली बार की तरह ही हो रहा है। ऊर्जा उसे बताती है, आज के बाद तुम्हें रास्ते नाम कहीं पर भी नहीं लो। काय भी इसे कबूल करता है, लेकिन तभी काय ऊर्जा को किसका लेता है। ऊर्जा भी इस पर हैरान हो जाती है। वो काय को दूर करते हुए बोल रही होगी, ये तुमने क्या किया। जिस पर काय उसे बताता है, मुझे लगा था कि ये किस करने के बाद ही खत्म होगा। जिस पर ऊर्जा गुस्सा होते ही बोलती है, ये तो तुम्हारे कबूल बोलने के साथ ही खत्म हो गया था। काय उसे बताता है, वैसे भी ये किससे कुछ भी नहीं होता। जिस पर गुस्सा होती है ऊर्जा अपने फार्मेसी का यूज करते हुए काय के ऊपर अटैक कर देती है। और हमने इसी में बोल लो दूसरे रेडी आर्शन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन ऊर्जा काय और चिरोन को काफी ज्यादा नींद आ रही होती है। लीजी उनसे पूछती है, क्या तुम कल रात को सोए नहीं। काय उसे बताता है, कल रात को मेरे साथ बहुत ही बुरा हादसा हुआ। ऊर्जा उसे बताने के लिए मना करती है, जिस पर चिरोन लीजी को बताता है, वैसे मैंने कल पूरी रात लड़कियों को लाइन मारी। लीजी पूछती है, लेकिन सभी ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। लीजी अब काय से भी पूछती, वैसे हम आर्शन क्यों जा रहे हैं। काय उसे बताता है, सिल्डोनिया ने मुझे बताया है कि वहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। और अब नेक्स्ट में ये सभी लोग आर्शन पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत से लोगों की भीड़ होती है। वहीं पर हम राजकुमारी की बग्गी को भी देखते हैं और अब उस बग्गी से राजकुमारी बाहर निकलती है। वैसे इनका नाम मिलिना है। वैसे सब चिरोन भी बोल रहा होता है, मैंने सोचा नहीं था ये इतनी खूबसूरत होगी। हम देखते हैं राजकुमारी सभी बच्चियों से फ्लावर ले रही होती है, लेकिन वहाँ पर हम एक सिपाही को भी देखते हैं। काय बोलता है, इसका नाम तो सैंडोस है। सैंडोस भी काय की आवाज सुन लेता है, लेकिन इतनी भीड़ में उसे पता नहीं चलता। और अब काय भी रेल्डोनिया को बताते हुए बोल रहा होता है, राजकुमारी मिलिना 16 साल की और आज से 2 दिन बाद उनकी मौत हो जाएगी। और अब इसी में हम रेल्डोनिया और काय को देखते हैं, जहाँ पर काय बोल रहा होता है, आज से 2 दिन बाद राजकुमारी और दिन से सिंचिन जाएगी, तभी उनके ऊपर एक हाइड्रा हमला कर देगा। और वैसे भी 1 महीना पहले इस गांव के ऊपर हाइड्रा ने हमला किया था। और आज से 2 दिन बाद जब राजकुमारी की मौत होगी सभी लोग इसे एक एक्सीडेंट मान लेंगे, लेकिन मेरी नजर में ये कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। रेल्डोनिया पूछती है, क्या इसके पीछे किसी की साजिश है। जिस पर काय उसे बताता है, जहाँ तक मुझे पता है इस साजिश के पीछे राजकुमारी के सौतेले भाई कारिनस का हाथ है। और वैसे वो एक दासी का बेटा है और इस किंगडम का दूसरा राजकुमार भी राजकुमार के मरने के बाद ये सारा राज्य कारिनस का होगा। और वैसे कारिनस भी इसी सिटी में मौजूद है, बस वो छिपा हुआ है। और वैसे जब राजकुमारी की जान को खतरा होगा तो मैं हीरो बनकर उनकी जान बचाऊंगा। और इसी तरह से होगी एक योद्धा के नाम की शुरुआत। और अब काय रेल्डोनिया से बोल रहा होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि राजकुमारी पर ये हमला कहाँ पर और कब होगा, इसलिए मुझे राजकुमारी पर नजर रखनी होगी। लेकिन तभी वहाँ पर चिरोन भी आ जाता है। चिरोन अब काय से बोलता है, मैंने यहाँ के लोगों से राजकुमारी के शेड्यूल के बारे में पूछा था, लेकिन किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। और अब काय भी चिरोन से पूछता है, वैसे तुम्हें राजकुमारी का शेड्यूल क्यों चाहिए। चिरोन भी उसे बता रहा होता है, जिस टाइम पर मॉन्स्टर्स राजकुमारी के ऊपर हमला करेंगे मैं एक योद्धा की तरह उनकी जान बचाऊंगा और इस तरह से मेरा और राजकुमारी के प्यार की शुरुआत होगी। जिस पर काय भी थोड़ा निराश होते हुए बोलता है, दरअसल मेरा भी यही प्लान था। जिस पर गुस्सा होता है, चिरोन भी उसे बता रहा होता है, साला तेरे पास तो 2 माल है, फिर भी तुम मेरे माल पर नजर डाल रहा है। और अब नेक्स्ट सीन होता है 2 दिन बाद का, जहाँ पर राजकुमारी दूसरे शहर की तरफ जा रही होती है। वही हम काय और उसकी पूरी टीम को देखते हैं, जो कि राजकुमारी के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। लीजी पूछती है, क्या राजकुमारी की जान को सच में खतरा है। जिस पर काय बोलता है, हाँ वैसे ये भविष्यवाणी सेल्डोनिया ने की है। सेल्डोनिया ने बताती है, मेरे इस काबिलियत को हल्के में मत लो, मेरी भविष्यवाणी हमेशा सच होती है। जिस पर ऊर्जा पूछती है, वैसे हम राजकुमारी का पीछे कैसे करेंगे, उनके आसपास तो काफी ज्यादा सैनिक है। लेकिन तभी सेल्डोनिया बोलती है, मेरे पास एक रास्ता है। और अब वो अपने आप को एक बाज जैसा पक्षी बना लेती है। काय उन सभी को बताता है कि सेल्डोनिया राजकुमारी के ऊपर नजर रखेगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और अब सेल्डोनिया भी अपने काम पर लग जाती है। वो बस कुछ ही देर में उस बग्गी के पास पहुंच जाती है और सेल्डोनिया अपनी एक और पावर का यूज करती है। सेल्डोनिया अपनी आंखों से जो भी चीजें देख रही थी उसकी तलवार में भी वही चीज दिखाई दे रही होती है। हम देखते हैं कायल की टीम भी इस चीज को तलवार में साफ साफ देख पा रहे होते हैं, लेकिन इधर चिरोन की तो काफी ज्यादा जल रही होती है। वो बोलता है, तुम सब लोग मेरी इतनी जला क्यों रहे हो। लेकिन तभी ऊर्जा चिरोन से बोलती है, क्या तुमने हमें नहाते हुए देखा था। जिस पर चिरोन ने बताता है, वैसे मैंने कोशिश तो की थी लेकिन काय ने मुझे रोक लिया था। लीजी भी बोलती है, तो काय की वजह से ऊर्जा की इज्जत बच गई। जिस पर अब काय बोलता है, क्या तुम ऊर्जा के पीछे बने दिल वाले बर्जमाक की बात कर रही हो। जिस पर ऊर्जा भी काफी हैरान हो जाती है। वो पूछती है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। चिरोन भी गुस्सा होते हुए बोल रहा होता, सालों तूने मुझे रोककर वो चीज अकेले ही देख ली। लेकिन तभी सेल्डोनिया उन सभी को बताती है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, गार्ड्स आपस में ही फाइट कर रहे हैं। काय भी उन्हीं की तरफ जा रहा होता है। इधर हम देखते हैं उन दोनों गार्ड ने दूसरे दोनों गार्ड को हरा दिया होता है और वो अपनी पॉकेट से एक थैली को निकालते हैं और उस पर मैजिक स्पेल कास्ट करके उसे दूर फेंक देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर काय भी आ जाता है। काय अपनी स्पीड का यूज करता है और वो दोनों गार्ड को आराम से हरा देता है। चिरोन अब राजकुमारी को देखता है जो कि बेहोश थी, लेकिन तभी उन सभी के ऊपर एक बुल अटैक कर देता है। काय उसे वहीं पर मार देता है। हम देखते हैं वहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे भेड़िए थे। हम देखते हैं वो सभी भेड़िए इनके ऊपर हमला कर देते हैं और ये सभी भी आराम
आराम से उन भेड़ियों को मार रहे होते हैं। काय भी अब चिरौन से बोलता है कि तुम इस बग्घी को चला सकते हो। इस बग्घी चिरौन उसे बताता है इस बग्घी की लगाम पहले ही काटी जा चुकी है, इसे ठीक करने में टाइम लगेगा। लेकिन काय को रियलाइज होता है एक बड़ा सा मॉन्स्टर उन्हीं की तरफ आ रहा है। सेल्डोनिया भी अब सभी को बताती है एक हाइड्रा तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। काय भी अब उन सभी को बताता है कि राजकुमारी का ध्यान रखना, और अब काय अकेले ही हाइड्रा से लड़ने के लिए निकल जाता है। सेल्डोनिया काय से पूछती है कि तुम उस हाइड्रा को हरा पाओगे, जिस भी काय उसे बताता है हाँ मैं पहले भी 3 सर वाले हाइड्रा को हरा चुका हूँ। और अब काय भी उस हाइड्रा के सामने आ जाता है, जहाँ पर वो खुद भी काफी हैरान था क्योंकि उस हाइड्रा के 3 नहीं 4 नहीं बल्कि 8 सर थे, यानी कि ये हाइड्रा पहले वाले से ज्यादा पावरफुल है। और अब वो हाइड्रा भी काय के ऊपर अटैक कर देता है। काय भी उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था। अब वो हाइड्रा अपने जहर से काय के ऊपर हमला करता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं काय ने इस हमले को भी डॉज कर लिया था क्योंकि इसके पास ड्रैगन का लेदर कवच है जो कि किसी भी पॉइजन को रोक सकता है। काय अब एक मैजिकल स्टोन को बाहर निकाल लेता है और काय उस स्टोन को हाइड्रा के ऊपर मारता है, जिससे कि वो हाइड्रा बर्फ में वहीं पर जम जाता है। काय वो अपने एक्सप्लोजन स्टोन का यूज करता है और उसे हाइड्रा की तरफ फेंकता है, जिससे कि वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन इससे भी हाइड्रा को कुछ भी नहीं होता। वो हाइड्रा काय के ऊपर अपने पॉइजन से अटैक करता है, लेकिन काय उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके एक सिर को काट देता है। लेकिन काय देखता है उस हाइड्रा का सिर दोबारा से रीजनरेट हो जाता है और अब काय अपने आइस स्टोन का यूज करता है, लेकिन उस हाइड्रा पर इसका भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। काय जितनी भी बार उस हाइड्रा के सिर को काटता वो हाइड्रा अपने सिर को दोबारा से रीजनरेट कर लेता और अब काय हाइड्रा के ऊपर अटैक करता है। वो अपनी तलवार को हाइड्रा के दिल में घुसा देता है, लेकिन तभी हाइड्रा काय के ऊपर अटैक कर देता है। काय दूर जाकर गिरता है, लेकिन हम देखते हैं काय ने उस हाइड्रा के दिल में बहुत सारे एक्सप्लोजन स्टोन को डाल दिया होता है और अब वो स्टोन वहीं पर ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे कि हाइड्रा के चीथड़े उड़ जाते हैं। इधर हम लीजे और ऊर्जा को भी देखते हैं जिन्होंने सभी भेड़ियों को मार दिया होता है। वो सोचती है अब हमें काय के पास जाना चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पर काय भी आ जाता है। वो दोनों पूछती है क्या तुमने उस हाइड्रा को हरा दिया है? काय बोलता है हाँ, लेकिन तभी उन दोनों को काय के पास एक बुरी बदबू आती है। वो दोनों उससे बोलती है जब तक नहा लो हमारे पास मत आना। काय की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। उसे तो लगा था कि दोनों आकर उसे गले लगा लेंगी, लेकिन खैर रहने दो। काय वो अपने आप को पानी से धोता है और अब काय भी बग्घी के अंदर आकर देखता है राजकुमारी और उसकी दासियां वहीं पर बेहोश होती हैं। वो राजकुमारी को हीलिंग पोशन पिलाते हैं। वही अब चिरौन भी काय से बोल रहा होता है उन लोगों ने भेड़ियों को बुलाने के लिए इस पोटली का यूज किया था। काय भी समझ जाता है ये कोई हादसा नहीं था, ये सोची समझी साजिश थी। और अब नेक्स्ट में हम सेनापति और राजकुमारी के सौतेले भाई कार्नोस को देखते हैं और अब उन दोनों को भी पता चल चुका था कि उनका प्लान है फेल हो चुका है और अब वो अपने प्लान बी को एक्टिवेट करते हैं। सेनापति बोलता है हमारी आर्मी को भेजो। नेक्स्ट में हम देखते हैं राजकुमारी को भी होश आ चुका था। राजकुमारी मेलेना इन लोगों से पूछती है कि आप सभी ने मेरी जान बचाई है, जिस पे कि चिरौन होशियारी झाड़ते हुए मेलेना से बोल रहा होता है हाँ वो मैं ही था, जिस पे कि लीजे उसे मुक्का मारते हुए बोलती है चुप रहो। और अब काय भी मेलेना को बताता है दरअसल हम पास से ही गुजर रहे थे, हमने आपके ऊपर हमला होते ही देखा, इसलिए मैंने अपने दोस्तों के साथ आपकी जान बचाई। लेकिन तभी वहाँ पर मेलेना की दासी आ जाती है, लेकिन मेलेना उसे रोकते हुए बोलती है दरअसल हमें इन लोगों ने ही बचाया था, हमें तो इन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। और अब मेलेना भी अपनी जान बचाने के लिए उन सभी को शुक्रिया बोलती है। मेलेना अब बग्घी से बाहर आती है और वो बाहर की सिचुएशन को देख रही थी, लेकिन तभी सेल्डोनिया काय को बताती है आर्चर की आर्मी हमारी तरफ ही आ रही है। और अब काय भी मेलेना को बताता है शाही सेना हमारी तरफ ही आ रही है, जिस पर कि मेलेना काफी रसोक हो जाती है। वो उन सभी को बताती है हमें यहाँ से निकलना होगा, वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी मार देंगे। काय पूछता है लेकिन क्यों? वैसे वो शाही सेना तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ पर आ रही होगी। मेलेना बोलती है ऐसा नहीं है, असल में जो मुझे मारना चाहता है वो दूसरी बटालियन का सरदार जेंतोस है। काय भी याद करता है ये तो वही है जैसे कि मैंने आर्चर में देखा था। और अब राजकुमारी भी अपनी दासी अलका से बोलती है इन सभी डेड बॉडीज को आग लगा दो, जिससे कि जेंतोस इन्हें पहचान नहीं पाएगा और यहाँ पर आग लगने की वजह से हमें यहाँ से दूर जाने का टाइम भी मिल जाएगा। अलका भी अपने काम में लग जाती है। मेलेना अब सभी को बता रही होती है हमें यहाँ से निकलना होगा। वो रास्ते में सभी को सब कुछ समझा देगी और अब चिरौन भी उस पोटली को आग में फेंक देता है, जिससे कि वो सभी भेड़िए यहाँ पर आ जाएंगे और हमें और वक्त मिल जाएगा यहाँ से दूर जाने के लिए। और इसी के साथ हमारे पार्ट 1 का यहीं पर एंड होता है। और अब वैसे बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि कमल भाई आपके बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है, यानी कि मेरे बैकग्राउंड में बहुत से कीड़े मकोड़ों की आवाजें आ रही है। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि मेरे पास कोई भी अच्छा माइक नहीं है। मैं एक लोकल माइक से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करता हूँ और इस माइक की बेकार बात ये है मैं जब भी अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरी वॉइस के साथ साथ बैकग्राउंड में हो रही आवाजें भी इसमें रिकॉर्ड होती है, जिससे कि मेरी वॉइस के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा वॉइस भी सुनाई देती है। और मेरे पास नए माइक लेने के भी पैसा नहीं है। और जहाँ तक बात करें यूट्यूब के सपोर्ट की, यूट्यूब से भी मुझे कुछ खास सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि 99% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर ऐसा ही चलता रहता है तो मुझे अपने यूट्यूब चैनल को बंद करना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं चाहते
कि मैं अपने YouTube चैनल को बंद करूँ और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो डालता रहा हूँ। तो आपको बस एक ही काम करना है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मेरे दिल से मदद करना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा रिसर्च करने के बाद एक अच्छी सी एनिमे सीरीज लाता हूँ जिसे देखकर आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि तुम्हारे भाई को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सके। साथ ही में इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक न्यू एनिमे सीरीज के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।